कभी पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था जब गिटार सिर्फ साज नहीं था। वो एक एटीट्यूड था, एक आवाज थी, एक बगावत थी, एक शनाख्त थी। कॉलेज के कॉन्सर्ट्स, यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स, कैसेट शॉप्स, म्यूजिक चैनल्स, पोस्टर्स, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, इंडस म्यूजिक, द म्यूजिक, जियो आग, और फिर वो नौजवान जो अपने कमरे में बैठकर जुनून, नूरी, ईपी, आरोह, कॉल, जल, मिजराब, स्ट्रिंग्स और वाइटल साइंस सुनता था। फिर एक दिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। ना कोई ऐलान हुआ, ना किसी ने कहा कि पाकिस्तानी रॉक खत्म हो रहा है, ना किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी कि आज से बैंड्स मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। बस पहले कॉन्सर्ट्स कम हुए, फिर म्यूजिक चैनल्स बदल गए, फिर एल्बम्स गायब हुई, फिर बैंड सोलो प्रोजेक्ट्स में बंटने लगे, फिर स्ट्रीमिंग आई, और आखिर में एक नई नस्ल ने गिटार की जगह बीट, रिफ की जगह लूप और बैंड आइडेंटिटी की जगह सोलो आर्टिस्ट आइडेंटिटी को अपना लिया। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तानी रॉक बैंड्स कहाँ गए, असल सवाल ये है कि वो निजाम कहाँ गया जिसने उन्हें स्टार बनाया था। पाकिस्तानी रॉक बैंड्स का मेन स्ट्रीम से गायब होना किसी एक दिन का वाकया नहीं था। ये एक स्लो डिसअपीयरेंस थी। ये वो डिसअपीयरेंस थी जो उस वक्त शुरू हुई जब म्यूजिशियंस के लिए लाइव शोज करना मुश्किल हुआ, जब फिजिकल एल्बम्स की सेल्स खत्म होने लगी, जब म्यूजिक लेबल्स वीक हुए, जब टीवी चैनल्स ने लोकल म्यूजिक की जगह इंपोर्टेड एंटरटेनमेंट को ज्यादा प्रॉफिटेबल समझा, जब पायरेसी ने आर्टिस्ट की अर्निंग को खा लिया, जब सिक्योरिटी सिचुएशन ने पब्लिक गैदरिंग्स को रिस्की बना दिया, और जब इंटरनेट ने म्यूजिक डिस्कवरी को डेमोक्रेटाइज भी किया, मगर साथ ही फ्रैगमेंटेड भी कर दिया। डॉन की 2017 इंडस्ट्री रिपोर्ट में बताया गया कि 2006-2007 के दौरान सीडीज और कैसेट्स अभी भी सेल हो रही थीं, आर्टिस्ट्स गिग्स कर रहे थे, और डेडिकेटेड म्यूजिक चैनल्स पाकिस्तानी म्यूजिक को शोकेस कर रहे थे। मगर फिर डिजिटल शिफ्ट, इंडियन कंटेंट, पायरेसी और बिजनेस मॉडल कोलैप्स ने सिस्टम को बदल दिया। ये सिर्फ बैंड्स की फेलियर नहीं थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फेलियर थी। क्योंकि बैंड सिर्फ 4-5 म्यूजिशियंस का नाम नहीं होता। बैंड एक इकोसिस्टम मांगता है। प्रैक्टिस स्पेसेस, प्रोड्यूसर्स, लाइव वेन्यूज, स्पॉन्सर्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, म्यूजिक जर्नलिस्ट्स, टीवी रोटेशन, रेडियो प्ले, एल्बम्स, ऑडियंस मेमोरी, और सबसे बढ़कर स्टेज। जब स्टेज खत्म हो जाए, बैंड भी आहिस्ता आहिस्ता पोस्टर बन जाता है। पाकिस्तानी पॉप और रॉक की मॉडर्न स्टोरी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 1980s और 1990s में। वाइटल साइंस सिर्फ एक बैंड नहीं थे, वो एक सोशल मूवमेंट थे। डॉन की कल्चरल हिस्ट्री आर्टिकल के मुताबिक वाइटल साइंस 1987 में शोएब मंसूर के प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आए। रुहेल हयात, नुसरत हुसैन, शाहजाद हसन और जुनैद जमशेद पर मुश्तमिल ये बैंड पहले कॉलेज सर्किट में परफॉर्म कर रहा था, फिर दिल दिल पाकिस्तान ने उन्हें नेशनल फिनोमिनन बना दिया। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया का एक्सप्लोजन अभी नहीं आया था। पीटीवी डोमिनेंट था, कैसेट कल्चर स्ट्रॉन्ग था, म्यूजिक वीडियो एक नई चीज़ थी, और नौजवानों के लिए मॉडर्न पाकिस्तानी साउंड अभी अपनी शक्ल बना रहा था। वाइटल साइंस ने एक सॉफ्ट, मेलोडिक, एक्सेसिबल पॉप रॉक आइडेंटिटी बनाई। फिर जुनून आई। जुनून की स्टोरी मुख्तलिफ थी। डॉन के मुताबिक सलमान अहमद ने 1990 में अली अजमत और नुसरत हुसैन के साथ जुनून बनाया। जुनून ने रॉक गिटार्स, पंजाबी फोक, सूफी पोइट्री, पॉलिटिकल थीम्स और सोशल कमेंट्री को एक अग्रेसिव साउंड में फ्यूज किया। जुनून ने यह बताया कि पाकिस्तानी म्यूजिक सिर्फ रोमांटिक पॉप नहीं हो सकता, उसमें सवाल भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, रूहानियत भी हो सकती है, और रेजिस्टेंस भी। डॉन के रेबल एंथम्स में जुनून के तलाश और एहतसाब जैसे सॉन्ग्स को पॉलिटिकल कमेंट्री और रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। एहतसाब को पब्लिक ने एम्ब्रेस किया, जबकि स्टेट ने इस पर पाबंदी लगाई। यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तानी रॉक सिर्फ म्यूजिक नहीं रहा, ये यूथ इमेजिनेशन का हिस्सा बन गया। 2000 के आगाज तक पाकिस्तान में एक मुकम्मल बैंड इकोसिस्टम बन चुका था। केबल टीवी आ चुकी थी, म्यूजिक चैनल्स आ चुके थे, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स म्यूजिक में इन्वेस्ट कर रहे थे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कॉन्सर्ट्स के बड़े सेंटर्स बन चुके थे,
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अर्बन यूथ के पास एक नई आइडेंटिटी थी। ईपी का साउंड अग्रेसिव था, नूरी इमोशनल और यूथफुल था, आरोह मेलोडिक रॉक लेकर आया, कॉल ने ऑल्टरनेटिव रॉक को मेनस्ट्रीम फ्लेवर दिया, जल ने हार्ट ब्रेक को गिटार ड्रिवन पॉप रॉक बना दिया, मिजराब ने प्रोग्रेसिव मेटल को सीरियस म्यूजिशियनशिप दी, मिकाल हसन बैंड ने क्लासिकल राग, फ्लूट, रॉक गिटार और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स को एक इंटेलेक्चुअल म्यूजिकल स्पेस में रखा। द नेशन के 2025 कॉलम ने अर्ली 2000s को पाकिस्तानी रॉक बैंड इकोसिस्टम का आखिरी बड़ा पीक कहा, जहां पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जैसे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स ने आरोह, एंटिटी पैराडाइम, मिकाल हसन बैंड और दीगर एक्ट्स को विजिबिलिटी दी। यहाँ एक अहम बात समझनी है, बैंड्स इसलिए बड़े नहीं हुए कि सिर्फ उनके सॉन्ग्स अच्छे थे, वो इसलिए बड़े हुए क्योंकि उन्हें देखने, सुनने, डिस्कस करने और फॉलो करने के प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे। एक नया वीडियो आता था, म्यूजिक चैनल पर रोटेट होता था, एक एल्बम आती थी, शॉप्स पर मिलती थी, एक कॉन्सर्ट होता था, अगले दिन कॉलेज में उसकी बात होती थी, एक बैंड राइवल होता था, मैगजीन्स उस पर लिखती थीं, एक वोकलिस्ट की स्टाइल, गिटारिस्ट का रिफ, ड्रमर की एनर्जी सब यूथ कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। बैंड कल्चर कलेक्टिव इमेजिनेशन बनाता है। सोलो आर्टिस्ट को ऑडियंस फॉलो करती है, बैंड को ऑडियंस इनहैबिट करती है। बैंड के साथ आप सिर्फ गाना नहीं सुनते, आप एक वर्ल्ड में दाखिल होते हैं। फिर पहली बड़ी तब्दीली आई, स्क्रीन बदल गई। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त पाकिस्तान में कम से कम 4 डेडिकेटेड म्यूजिक चैनल्स थे। MTV पाकिस्तान, जो पहले इंडस म्यूजिक था, ARY's द म्यूजिक, जियो आग और आज प्ले। ये चैनल्स पाकिस्तानी म्यूजिक को शोकेस करते थे। ये चैनल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये डिस्कवरी सिस्टम थे। एक नया लिसनर EP को टीवी पर देखता था, नूरी का वीडियो किसी रैंडम रोटेशन में लगता था, आरो का सॉन्ग किसी काउंटडाउन में आता था, स्ट्रिंग्स का न्यू रिलीज स्क्रीन पर रिपीट होता था। फिर चैनल्स के इकोनॉमिक्स बदल गए। डॉन की सीम रिपोर्ट में फॉर्मर फायर रेकॉर्ड CEO डॉक्टर अकबर यजदानी ने बताया कि इंडियन कंटेंट दिखाने वाली चैनल्स ने रेटिंग्स और बिजनेस के लिहाज से लोकल म्यूजिक चैनल्स पर प्रेशर डाला। उनके मुताबिक कुछ चैनल्स ने पायरेटेड इंडियन कंटेंट दिखाया, लाइसेंसिंग कॉस्ट कम थी और बिजनेस मॉडल ज्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगा। यहां से पाकिस्तानी म्यूजिक की विजिबिलिटी कम होने लगी। आर्टिस्ट नया सॉन्ग रिलीज करता था मगर ऑडियंस को पता ही नहीं चलता था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2016 रिपोर्ट में हारून रशीद ने यही शिकवा किया कि लोग पूछते थे नया गाना क्यों नहीं आया, हालांकि आर्टिस्ट ने नया सॉन्ग रिलीज किया होता था मगर एयरप्ले ना होने की वजह से अवाम तक पहुंचता ही नहीं था। ये वो पॉइंट था जहां पाकिस्तानी बैंड्स ने सिर्फ कंपटीशन नहीं लूज किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लूज किया। और म्यूजिक में डिस्ट्रीब्यूशन ही मेमोरी बनाता है। जो गाना रिपीटेडली नजर आए वो कल्चर में दाखिल होता है, जो गाना रिलीज होकर इनविजिबल रह जाए वो आर्काइव बन जाता है। दूसरी बड़ी तब्दीली, पैसा गायब हो गया। म्यूजिक पैशन से बन सकती है मगर सीन सिर्फ पैशन से जिंदा नहीं रहता। म्यूजिशियंस को स्टूडियोज चाहिए होते हैं, एल्बम्स रिकॉर्ड करने होते हैं, रिहर्सल्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन होते हैं, ट्रैवल होता है, मैनेजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है और सबसे बढ़कर टाइम चाहिए होता है। जब अर्निंग मॉडल टूटता है, बैंड कल्चर सबसे पहले मुतासिर होता है क्योंकि बैंड सोलो आर्टिस्ट से ज्यादा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है। डॉन की 2017 रिपोर्ट के मुताबिक 2006-2007 के दौरान CDs और कैसेट्स अभी भी सेल हो रही थीं, मगर चंद साल में फिजिकल सेल्स तेजी से डिक्लाइन हुई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 2016 में रिपोर्ट किया कि फिजिकल सेल्स के डिक्लाइन की वजह से तकरीबन तमाम म्यूजिक लेबल्स बैंकरप्सी की तरफ चले गए, जबकि पायरेसी ने म्यूजिशियंस के लिए सिचुएशन मजीद खराब की। बैंड के लिए ये बड़ा धचका था। सोलो सिंगर एक प्रोड्यूसर के साथ ट्रैक बना सकता है, रैपर बेडरूम सेटअप से सॉन्ग निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर लैपटॉप पर बीट बना सकता है, लेकिन रॉक बैंड को रिहर्सल रूम चाहिए, ड्रमर चाहिए, बेसिस्ट चाहिए, गिटारिस्ट चाहिए, वोकलिस्ट चाहिए, लाइव साउंड चाहिए, रिकॉर्डिंग में मल्टीपल लेयर्स चाहिए और परफॉर्मेंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसलिए जब म्यूजिक इकोनॉमी कंप्रेस हुई तो बैंड सबसे फ्रैजाइल फॉर्मेट बन गया। यहां से बहुत सी म्यूजिशियंस ने सर्वाइवल के लिए डायरेक्शन बदल दी। कुछ ने एडवर्टाइजिंग जिंगल्स की तरफ रुख किया, कुछ ने प्रोडक्शन में काम शुरू किया, कुछ टीवी, एक्टिंग या सोलो करियर्स में चले गए। कुछ बैंड्स टेक्निकली अलाइव रहे मगर रेगुलर एल्बम्स और कॉन्सर्ट्स का साइकिल टूट गया। मेन स्ट्रीम ऑडियंस को लगा बैंड्स गायब हो गए।
असल में म्यूजिशियंस ने सर्वाइवल करने के लिए शेप बदल ली। पाकिस्तानी रॉक का दिल लाइव परफॉर्मेंस था। रॉक रिकॉर्डिंग में अच्छा लग सकता है, मगर रॉक की असल जान स्टेज पर निकलती है। ऑडियंस की चीख, ड्रम्स की फिजिकल फोर्स, गिटार एम्प की वाइब्रेशन, वोकलिस्ट का क्राउड से कनेक्शन, ये सब रॉक को अलाइव बनाता है। लेकिन पाकिस्तान में 2008 के बाद सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ने पब्लिक गैदरिंग्स को शदीद मुतासिर किया। डॉन इमेजेस की 2016 एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तानी रॉक की स्लो डेथ को लाइव म्यूजिक के ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस से जोड़ा जा सकता है, और इस डिसअपीयरेंस को 2008 से 2013 तक दहशतगर्दी की वेव से रिलेट किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रॉक बैंड्स के लिए लाइव गिग्स मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2016 रिपोर्ट में हारून रशीद ने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से कॉन्सर्ट्स में 60-70% कमी आई, जबकि अवैस मलिक ने भी लॉ एंड ऑर्डर और एक्सट्रीमिज्म को कमर्शियल कॉन्सर्ट्स की कम होने से जोड़ा। ये पॉइंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल भी था। जब शहर में ब्लास्ट्स की खबरें रोज आती हों, जब पब्लिक गैदरिंग के लिए एनओसी मुश्किल हो, जब पेरेंट्स बच्चों को कॉन्सर्ट भेजने से डरें, जब स्पॉन्सर्स रिस्क न लें, तो यूथ कल्चर इंडोर हो जाता है। कॉन्सर्ट्स कम हुए, कैंपसेस केयरफुल हो गए, लार्ज स्केल इवेंट्स रेयर हो गए, और रॉक का पब्लिक रिचुअल टूट गया। यहाँ एक अहम कल्चरल लॉस हुआ। पाकिस्तानी यूथ ने सिर्फ बैंड्स नहीं खोए, उन्होंने कलेक्टिव लिसनिंग का एक्सपीरियंस खोया। वो एक्सपीरियंस जहां हजारों लोग एक ही कोरस साथ गाते थे, वो मूवमेंट जहां वोकलिस्ट स्टेज से माइक ऑडियंस की तरफ करता था, वो शेयर्ड इलेक्ट्रिसिटी जिससे बैंड मिथ बनता है। स्ट्रीमिंग पर सॉन्ग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, कॉन्सर्ट में सॉन्ग कलेक्टिव मेमोरी है। जब कलेक्टिव मेमोरी टूटती है, बैंड्स की मिथोलॉजी भी टूटती है। इस स्टोरी में कोक स्टूडियो का रोल कॉम्प्लेक्स है। कोक स्टूडियो ने पाकिस्तानी म्यूजिक को आलमी सतह पर इज्जत दी। इसने फोक, क्लासिकल, कव्वाली, सूफी, रीजनल लैंग्वेजेस, पॉप और रॉक को एक सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। इसने पाकिस्तान को एक नई कल्चरल एक्सपोर्ट दी। रोहेल हयात ने डॉन के साथ इंटरव्यू में कोक स्टूडियो की कोर आइडिया को एक मीटिंग प्लेस कहा, जहां मुख्तलिफ म्यूजिकल रूट्स आकर एक मुश्तरका साउंड बनाते हैं। इसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि फॉर्मेट को बदलने से पहले ये समझना जरूरी है कि हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन कोक स्टूडियो ने एक और काम भी किया। उसने मेन स्ट्रीम अटेंशन को इंडिपेंडेंट बैंड इकोसिस्टम से उठाकर क्यूरेटेड स्टूडियो परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले ऑडियंस इंतजार करती थी, कौन सा बैंड एल्बम रिलीज करेगा, कौन सा म्यूजिक वीडियो आएगा, कौन सा कॉन्सर्ट होगा। फिर ऑडियंस इंतजार करने लगी, कोक स्टूडियो का नेक्स्ट सीजन कब आएगा, किस सिंगर ने क्लासिक सॉन्ग दोबारा गाया, कौन सा कोलैबोरेशन वायरल होगा। ये गलत नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी म्यूजिक का मेन स्ट्रीम सेंटर तब्दील हो गया। बैंड अब मुस्तकिल कल्चरल यूनिट नहीं रहा, आर्टिस्ट अब क्यूरेटेड एपिसोड का हिस्सा बन गया। यहां से वोकलिस्ट की इंपॉर्टेंस बैंड से ज्यादा बढ़ने लगी। सॉन्ग का अरेंजमेंट प्रोड्यूसर ड्रिवन हो गया, कोलैबोरेशन ने बैंड आइडेंटिटी की जगह ले ली। कोक स्टूडियो ने पाकिस्तानी म्यूजिक को ग्लोबल डिग्निटी दी, मगर साइमल्टेनियसली उसने ऑडियंस को यह भी सिखाया कि म्यूजिक एक ग्रैंड क्यूरेटेड परफॉर्मेंस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक बैंड अपनी एल्बम, अपनी आइडेंटिटी और अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के साथ आए। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझना जरूरी है। कोक स्टूडियो विलन नहीं था, मगर उसने वो वैक्यूम फिल किया जो ब्रोकन म्यूजिक इंडस्ट्री ने छोड़ा था। और जब एक कॉर्पोरेट स्टूडियो प्लेटफॉर्म वैक्यूम फिल करता है, तो इंडिपेंडेंट बैंड्स की जगह नेचुरली कम हो जाती है। फिर स्ट्रीमिंग आई। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में 2021 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉटिफाई ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में फरवरी 2021 में लॉन्च किया, फ्री टियर और पेड प्रीमियम ऑप्शंस के साथ। स्ट्रीमिंग ने म्यूजिक को आज़ाद भी किया और बेरहम भी। आज़ाद इसलिए कि अब आर्टिस्ट को टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं, बेरहम इसलिए कि अब आर्टिस्ट को एल्गोरिदम से मुकाबला करना पड़ता है। एल्गोरिदम बैंड हिस्ट्री नहीं समझता, एल्गोरिदम नॉस्टैल्जिया नहीं समझता, एल्गोरिदम ये नहीं देखता कि गिटारिस्ट ने रिफ कितनी मेहनत से बनाया। एल्गोरिदम वॉच टाइम, रीप्ले वैल्यू, स्किप रेट, प्लेलिस्ट फिट, मूड, हुक और शेयरेबिलिटी देखता है। डॉन इमेजेस की 2026 एनालिसिस के मुताबिक नई नस्ल में हिप हॉप, बेडरूम पॉप और टिकटॉक म्यूजिक ने राइज किया,
और रॉक के मुकाबले में हिप हॉप ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि उसे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। सोलो आर्टिस्ट्स बैकिंग ट्रैक के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रॉक बैंड की बैरियर ज़्यादा हैं। स्पॉटिफाई की 2023 पाकिस्तान जेनजी डेटा के मुताबिक यंग लिसनर्स फिल्मी, मॉडर्न बॉलीवुड, देसी पॉप, पॉप और पंजाबी पॉप जैसे जॉनर्स की तरफ ज्यादा माइल थी, जबकि तलहा अंजुम 16 से 27 साल के लिसनर्स में मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट थी। 2024 में तलहा अंजुम पाकिस्तान मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट बनी। उमेर दूसरे नंबर पर आई और स्पॉटिफाई की असली प्लेलिस्ट की मंथली लिसनर्स में 80% सर्ज रिपोर्ट हुआ, जो पाकिस्तानी हिप हॉप में बढ़ती दिलचस्पी की तरफ इशारा करता है। ये डेटा सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये कल्चरल मूड का सिग्नल है। 2000s के नौजवान ने एंग्स्ट को गिटार डिस्टॉर्शन में सुना। 2020s का नौजवान एंग्स्ट को रैप वर्स, लोफाई बीट, बेडरूम पॉप हुक और लेट नाइट प्लेलिस्ट में सुनता है। यहाँ साउंड बदल गया, एक्सप्रेशन नहीं बदली। नौजवान आज भी कंफ्यूज्ड है, आज भी एंग्री है, आज भी हार्ट ब्रेक है, आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस है, आज भी सिस्टम से शिकायत है। फर्क ये है कि अब वो शिकायत गिटार एम्पलीफायर से नहीं, बीट ड्रॉप से निकलती है। एक और लेयर भी है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। बैंड बनाना आसान है, बैंड चलाना मुश्किल है। बैंड को ईयर्स तक अलाइव रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डिसिप्लिन मांगता है। एक बैंड में ईगो होता है, क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, क्रेडिट का मसला होता है। वोकलिस्ट को ज्यादा फेम मिलता है, गिटारिस्ट को लगता है साउंड उसने बनाया, लिरिसिस्ट को लगता है सोल उसने दी, मैनेजर को स्पॉन्सरशिप चाहिए, ऑडियंस को हिट्स चाहिए, लेबल को कमर्शियल वायबिलिटी चाहिए। फिर लाइफ आ जाती है, शादी, फैमिली, जॉब, एक्टिंग करियर, प्रोडक्शन वर्क, माइग्रेशन, हेल्थ, एज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, पर्सनल बिलीव्स, सब बैंड के डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। वाइटल साइंस के मेंबर्स ने मुख्तलिफ पाथ्स लिए। जुनून के इंटरनल डायनामिक्स और रियूनियन फेजेस की अपनी स्टोरी है। ईपी के मेंबर्स एक्टिंग, प्रोडक्शन और अदर करियर्स में प्रोमिनेंट हुए। स्ट्रिंग्स ने डेकेड्स बाद ग्रेसफुली एंड का ऐलान किया। नूरी ने भी मल्टीपल ब्रेक्स और रिटर्न्स देखे। यहां हमें एक बात याद रखनी चाहिए, बैंड्स मशीन्स नहीं होते, बैंड्स फ्रैजाइल ह्यूमन अग्रीमेंट्स होते हैं। और जब एक्सटर्नल इकोसिस्टम भी वीक हो जाए तो इंटरनल क्रैक्स ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। यही वजह है कि रॉक बैंड्स की डिसअपीयरेंस को सिर्फ लोगों ने बैंड्स बनाना छोड़ दिए कहकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोग आज भी बैंड्स बनाते हैं। मसला ये है कि मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम अब बैंड्स को सस्टेन करने के लिए डिजाइन नहीं है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी रॉक मर गया? डॉन इमेजेस की 2026 रिपोर्ट साफ कहती है कि रॉक पाकिस्तान में डेड नहीं बल्कि रेनेसॉन्स देख रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंडरग्राउंड रॉक सीन कभी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। छोटे इवेंट्स, फेस्टिवल्स और पैशनेट पॉकेट्स ने लाइव म्यूजिक को अलाइव रखा। ये पॉइंट बहुत अहम है। मेन स्ट्रीम से डिसअपीयर होना डेथ नहीं होता। कभी कभी ये एग्जाइल होता है, कभी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है, कभी साइलेंस के अंदर प्रेपरेशन होती है। रॉक पाकिस्तान में शायद टीवी पर नहीं रहा, मगर रिहर्सल रूम्स में है, स्मॉल गिग्स में है, कॉलेज नॉस्टैल्जिया में है, ओल्ड प्लेलिस्ट्स में है, यूट्यूब कमेंट्स में है, रेडिट थ्रेड्स में है, जहां लोग पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तानी रॉक, और उन लोगों के दिल में है जिन्हें आज भी हमेशा सुनो के मैं हूं जवान, सयूनी, आदत, वक्त, ना कहूं, मेरा प्यार, गरज बरस, आग या दिल दिल पाकिस्तान सुनते हुए अपने किसी पुरानी वर्जन से मुलाकात होती है। लेकिन मेन स्ट्रीम बदल चुका है। आज का मेन स्ट्रीम डिसेंट्रलाइज्ड है। एक ही टीवी चैनल का जमाना नहीं, एक ही काउंटडाउन का जमाना नहीं, एक ही नेशनल पॉप मूवमेंट का जमाना नहीं। आज हर लिसनर का अपना एल्गोरिदम है, अपनी प्लेलिस्ट है, अपना नीश है, अपना नोस्टैल्जिया है, अपना डिस्कवरी पाथ है। इसलिए शायद पाकिस्तानी रॉक बैंड्स गायब नहीं हुए, वो एक ऐसे मैप में चले गए जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़ नहीं पा रहा। ये स्टोरी सिर्फ म्यूजिक नॉस्टैल्जिया नहीं है। ये हमें बताती है कि कल्चर सिर्फ टैलेंट से नहीं बनती। कल्चर को इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, वेन्यूज़ चाहिए होते हैं, फेयर रॉयल्टीज़ चाहिए, आर्टिस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, लाइव परफॉर्मेंस इकोनॉमी चाहिए,
म्यूजिक जर्नलिज्म चाहिए, आर्काइव्स चाहिए और सबसे बढ़कर ऑडियंस की एक्टिव मेमोरी चाहिए। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी रॉक बैंड्स गायब हो गए, तो शायद हमें खुद से ये भी पूछना चाहिए, हमने उन्हें कितनी जगह दी? हमने लोकल म्यूजिक के लिए पे किया? हमने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए? हमने न्यू बैंड्स डिस्कवर किए? हमने म्यूजिक चैनल्स के खत्म होने पर नोटिस किया? हमने एल्बम्स खरीदना छोड़ा तो आर्टिस्ट कैसे सर्वाइव करता? हमने यूट्यूब पर सिर्फ नॉस्टैल्जिया क्लिप्स देखी या न्यू आर्टिस्ट्स को भी सर्च किया? कल्चर कंज्यूमर की आदत से भी बनती है। अगर ऑडियंस सिर्फ फ्री, फास्ट, familiar कंटेंट चाहेगी, तो इंडस्ट्री भी वही बनाएगी। अगर ऑडियंस रिसर्च, डेप्थ, लाइव म्यूजिक, न्यू साउंड और ओरिजिनल वर्क सपोर्ट करेगी, तो सीन भी दोबारा ग्रो करेगा। पाकिस्तान में टैलेंट कभी मसला नहीं रहा, मसला हमेशा स्ट्रक्चर रहा है। शायद पाकिस्तानी रॉक बैंड्स डिसअपियर नहीं हुए, शायद हमने उन्हें सुनना छोड़ दिया। शायद वो मेन स्ट्रीम के शोर से निकलकर छोटे कमरों, छोटी स्टेजेस, प्राइवेट प्लेलिस्ट्स और यादों में चले गए। शायद वो वापस आएंगे, मगर उसी शक्ल में नहीं जिस शक्ल में हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हर जनरेशन अपना शोर खुद बनाती है। 1980s ने पॉप एंथम बनाया, 1990s ने सूफी रॉक बनाया, 2000s ने बैंड कल्चर बनाया, 2010s ने सर्वाइवल म्यूजिक बनाया, 2020s ने एल्गोरिथमिक लोनलीनेस, रैप कन्फेशन, बेडरूम पॉप और डिजिटल आइडेंटिटी का साउंड बनाया। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तानी रॉक बैंड्स कहाँ गए, असल सवाल ये है, जब अगला पाकिस्तानी बैंड अपनी आवाज लेकर आएगा, क्या हमारे पास उसे सुनने का पेशेंस, उसे सपोर्ट करने का सिस्टम और उसे याद रखने की कल्चरल मेमोरी मौजूद होगी? ये सोचनामा है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।